हेलो स्टूडेंट्स। हमने 10th क्लास की साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, हमने इसके अब तक 2 ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस किए हुए हैं। फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था, सेकंड के हमने 3 क्वेश्चंस किए थे। आज हम सेकंड ब्लू बॉक्स का 4th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू अ रिएक्टिव मेटल। हमें बताना है कि जब हम एक रिएक्टिव मेटल के अंदर डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस्ड होती है। फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में सेकंड क्या है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको क्या बताना है कि जब आयरन जो है सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि रिएक्टिव मेटल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। अब रिएक्टिव मेटल क्या होंगे जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे थे, जैसे सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है, रिएक्टिव मेटल्स हैं। जैसे एग्जांपल Na रिएक्टिव मेटल है, इसके अंदर मैंने HCl ऐड कर दिया तो होगा क्या, सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनेगा, NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि जब डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम रिएक्टिव मेटल के साथ मिलाते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। सेकंड कह रहा है आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है जब आयरन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये भी मेटल है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये हमने सेकंड चैप्टर में पहचान करनी सीख लिया है कि कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा साल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयरन यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो यहाँ पर आयरन का साल्ट बनेगा FeSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हिंदी में करते हैं। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है स्टूडेंट्स। अभी हमने पढ़ा है अभिक्रियाशील धातु जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जब उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाएगा तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है और आयरन की अभिक्रिया लिखनी है किसके साथ, अम्लों के राजा के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। तो Fe प्लस H2SO4 यहाँ से क्या होगा, आयरन डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को तो क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। क्या आप क्या देखोगे जब जिंक को हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, और आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी लिख के दिखानी है। तो अब हमारी हेल्प करेगी रिएक्टिविटी सीरीज। हमारी हेल्प कौन करेगी, रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, कल मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज कराई थी। क्या था, जिंक और जिंक के नीचे क्या था, आयरन। ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है नीचे वाले से, तो जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये आयरन को उसके साल्ट सॉल्यूशन से, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि जिंक डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से। लेकिन यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हमें क्या बतानी है, केमिकल रिएक्शन भी लिख के दिखानी है। तो जिंक आपने किस में ऐड किया, FeSO4 मीन्स आयरन सल्फेट के साथ, तो जिंक यहाँ से आयरन को डिस्प्लेस करेगा तो जिंक सल्फेट मिलेगा और साथ में आयरन जो है वो एज अ मेटल बाहर निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट हिंदी में करते हैं। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। देखिए यहाँ पर आयरन सल्फेट है तो ये ना आइसोटोप्स के टर्म में बात होती है। यहाँ पर आयरन सेकंड, आयरन थर्ड, ठीक है, तो आइसोटोप की टर्म में बात होती है इसमें।
फिलहाल यहाँ पर इसका रोल नहीं है। तो देखिए जिंक को जब आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, पहले तो हमें ये बताना है और इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है। तो जब जिंक जो है वो, जिंक मीन्स जस्ता, जस्ता जो है वो लोह आयरन से अधिक क्रियाशील है, तो क्या करेगा ये आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को, लोहे को विस्थापित कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा वहां पर, विस्थापन करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में किया था हमने। तो जिंक क्या करेगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक सल्फेट प्लस में क्या आएगा, आयरन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। क्या करना है हमें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सोडियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का। ठीक है, तो डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको इन तीनों के एटॉमिक नंबर्स लर्न होने चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एंड मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जो K, L, M, N शेल्स आएंगे उन शेल्स को फिल करेंगे, और उन शेल्स को जब हम फिल करते हैं वही क्या बन जाता है, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या एटॉमिक स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए कैसे, सोडियम है, नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर हम मास नंबर। जैसे सोडियम की रिप्रेजेंटेशन कैसी है, ऐसे ही होती है, ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर, ये परमाणु संख्या, ये परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे होती थी K, L, M, फर्स्ट शेल में तो 2 आते हैं, नेक्स्ट में सब में कितने आएंगे 8, तो यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 8 हो गए, लास्ट में कितना आया 1 आया। ठीक है, मीन्स यहाँ पर 3 शेल आएंगी, K, L और M शेल। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, अब Na के ऊपर ना एक डॉट लगाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है इसने हमसे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, Na, ये एक डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ना ये अपना क्या करेगा, लूज करेगा। क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आप या पहले शेल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लीजिए, वहां से आपको हेल्प हो जाएगी। तो चलिए पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखिए, ये तो क्या है, न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, के शेल, ये हमारी एम शेल और ये हमारी के शेल, एल शेल और ये हमारी एम शेल। तीन ही शेल आएंगी यहाँ पर, K, L, M, 2, 8, 1। ये के शेल है, ये तो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाहर के शेल, एल और ये हमारी एम शेल। इसमें कितने आएंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो, एल शेल में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, एल में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और आपको बताया हुआ है जब भी 3 से 4 से कम होगी, मीन्स 1, 2, 3 अगर इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करा जाएगा, और अगर 5, 6, 7 हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट शेल में 1 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, सोडियम लूज कर देगा। तो ये क्या हुआ इसका, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको शो करके दिखाना है, ये क्या हुआ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये क्या हो गया इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट मीन्स वही इलेक्ट्रॉन को आपको वहाँ पर शो करना है। सेकेंड ऑक्सीजन का बोला गया है हमें, ऑक्सीजन का भी हम इसी तरीके से करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, के शेल में 2, एल शेल में 6। तो यहाँ पर क्या है, अब इसको चाहिए थे 8, आए इसके लास्ट शेल में 6, 4 से ज़्यादा हैं तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं हम सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मेटल के वैलेंस शेल को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन मेटल के वैलेंस शेल को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 हैं, 2, 4, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर शो कर दिए। तो ये क्या आ गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनाएंगे हम इसका, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है और ये एल शेल है। तो यहाँ पर
के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डॉट स्ट्रक्चर भी हो गया हमारा और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हो गया। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे के एल एम, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, कितने रहे अब इसके पास, 10 तो आ चुके हैं, कितने रहे 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 2। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आप वैलेंस शेल को शो करोगे मेटल के साथ, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, के शेल, एल शेल, एम शेल, के में 2, एल में 8 और एम में 2, ये मैंने आपको बेसिक में बनवाए थे सारे। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हो गया और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, ये हिंदी में भी सेम रहेगा, हिंदी में भी हम यहीं पे करेंगे, हिंदी वाले भी यहीं ध्यान दें। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना। ठीक है, और ये हमारा क्या है, परमाणिक संरचना। ठीक है, एटॉमिक मीन्स परमाणु से बना ना, एटम परमाणु, एटॉमिक परमाणविक संरचना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे काम होता है, जो हम कहते हैं ना कि भाई अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा वैलेंस शेल में, अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, और 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं अगर वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। तो कहाँ लूज होते हैं, कहाँ गेन होता है, वो अब यहाँ पे आपको पता लगेगा। तो हमें सोडियम ऑक्साइड बनाना है और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें बनाना है, कैसे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से शो करना है कि बने कैसे हैं। अभी देखिए ऊपर हमने अभी किया है सोडियम की, ऑक्सीजन की और मैग्नीशियम की, हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, ऊपर अभी बनाया था यही था। सोडियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन था, सोडियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन के साथ क्या थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए इसको कितने चाहिए, इसको 2 चाहिए, और एक ये देगा एक ये देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक तो सोडियम ने अपना इसको दे दिया और इस सोडियम ने एक अपना इसको दे दिया। मीन्स ये क्या बन गया, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, डोनेट किया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव आ गया और इस दूसरे के ऊपर भी कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक इससे लिया था एक इससे, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो ये देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो इसके, और कितने गेन किए, 2, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ गया, 2 नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या बना, ये 2 सोडियम हो गए तो Na पॉजिटिव 2 और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये हमारा फॉर्मूला बना Na पॉजिटिव 2, क्योंकि 2 सोडियम थे और ऑक्सीजन ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 2 नेगेटिव, ये हमारे सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिए वो थे और ये ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन थे 6 यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि सोडियम ऑक्साइड बना कैसे है। ठीक है, सोडियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, इसको 2 की ज़रूरत थी, इसने 2 दे दिए यहाँ पर। अब देखिए आगे, अब हमें क्या बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना। मैग्नीशियम की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये पड़े। ऑक्सीजन का भी सेम जैसे ऊपर बनाया था हमने। अब इसको कितने चाहिए, ऑक्सीजन को 2 और मैग्नीशियम को कितने देने हैं, 2, तो इसने 2 इसको दे दिए, तो कितने लूज किए इसने, 2, जितने लूज करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज, जितने गेन करता है उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसने 2 गेन किए तो 2 नेगेटिव, इसने 2 लूज किए तो 2 पॉजिटिव। होगा क्या, मैग्नीशियम का आयन बन गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए थे वो आप यहाँ देख रहे हो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट है, तो बना क्या, Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो ऑक्सीजन के खुद के 2 इसने ये गेन किए हैं। तो कंपाउंड हमें पता लग गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन सा कंपाउंड है, बना दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, वट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। इन कंपाउंड्स में जो आपने अभी ये कंपाउंड बनाए हैं इसमें कौन से आयन प्रेजेंट है। साफ हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 2 तो सोडियम के आयन हैं, या हम कहें कि एक जो है ऑक्सीजन का आयन है। Na2O में 2 सोडियम के आयन हैं और एक आयन किसका है, ऑक्सीजन का। यहाँ पर एक आयन है
मैग्नीशियम का और एक ही आयन है सोडियम का। देखिए अगर नीचे होगा ना या आगे होगा तभी हम काउंट करेंगे, चार्जेस को हम नहीं बोलेंगे। जैसे O2 नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, नहीं, या तो नीचे होना चाहिए जैसे यहाँ पर है या फिर आगे होना चाहिए। तो इसके नीचे है ना, बेस में है ना इसके, तो 2 ऑक्सीजन है और क्या है, दो सोडियम है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। तो हमने बता दिया कौन कौन से आयंस हैं सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो आयंस की शेयरिंग से बनते हैं। जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये दोनों में अट्रैक्शन हुई, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड। तो अब हमें बताना है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जैसे NaCl, इनका मेल्टिंग पॉइंट मीन्स इनका गलनांक इतना हाई क्यों होता है, उच्च गलनांक क्यों होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड ऑफ आयंस एंड नॉट मॉलिक्यूल्स। आयनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, आयन से, ना कि मॉलिक्यूल से। जैसे मैं कहूँ NaCl कैसे बना है, तो NaCl बना है Na पॉजिटिव से और Cl नेगेटिव से। तो ये क्या है, आयंस है ना, ये यहाँ पर मॉलिक्यूल्स तो नहीं है। मॉलिक्यूल तो क्या होते हैं, जैसे Na2 हो गया, H2, ये मॉलिक्यूल है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बनते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किससे बनते हैं, आयंस से बनते हैं, मॉलिक्यूल से नहीं बनते। द आयंस ऑफ अपोजिट नेचर, दैट इज अपोजिट नेचर का मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, वहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज होगा। जब आयन की हम अभी तो देखा हमने कि Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। तो द आयंस ऑफ अपोजिट नेचर दैट इज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग पॉजिटिवली चार्ज आयन। आपको भी पता है कि दो अपोजिट जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब ये अट्रैक्ट करते हैं ना तो इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है। आकर्षण जो है इनके बीच का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो बल का जो आकर्षण था ये क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। और जब ये एक दूसरे को टाइटली हेल्ड करेंगे तो उसे ब्रेक करने में एनर्जी भी क्या चाहिए कि ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही टाइटली हेल्ड किया हुआ है आपस में एक दूसरे को, तो इन्हें ब्रेक करने में एनर्जी भी तो ज़्यादा लगेगी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी है तो उसे ब्रेक करने में क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी एनिमी है उसको ब्रेक करने में ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी फ्रेंडशिप नॉर्मल है, हल्की सी फ्रेंडशिप है, तो वो छोटी सी बात से भी आपकी फ्रेंडशिप तोड़ सकता है। सेम बात यहाँ पे है कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट अपने आप ही क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड आयन से बनते हैं, आयन अपोजिटली चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा अपने आप हो जाता है। चलिए हिंदी में करते हैं अब। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है और ये किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखिए आयनिक यौगिक वो तो आपको पता ही है कि आयनिक यौगिक जो है आयनों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, ये आयनों से मिलकर बने होते हैं, ना कि अणुओं से, मॉलिक्यूल से मिलकर ये नहीं बनते। विपरीत प्रकार के आयन मतलब धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार के आयन विद्युत बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उस बल की वजह से ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल बहुत ही मजबूत शक्तिशाली होता है, और ये जो इनके बीच में आकर्षण है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है।
आयनिक यौगिक, अब फर्स्ट क्वेश्चन तो होगा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में जो विद्युत बल होता है ना, वो एक दूसरे को आकर्षण करने वाला बल वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गलनांक उच्च हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन था किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो आयनिक यौगिक जो होते हैं या तो ठोस या फिर थोड़े कठोर होने के कारण भंगुरशील हैं। भंगुरशील का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको उसमें भी बताया था मेटल की नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में कि ये क्या करते हैं, चूरा चूरा हो जाता है, मतलब पतले पतले पार्टिकल्स में ये ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, आप नमक को ले लीजिए, नमक जो डली वाला नमक होता है उसको ब्रेक करके देखिए, तो क्या होगा, वो जब चूरा हो जाता है ना उसका पूरा, तो वही बात है भंगुरशील। ठीक है, तो ये या तो ठोस होते हैं या थोड़े कठोर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे करते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, पेपर में कई बार आती हैं ये। डिफाइन द टर्म, आपको डिफाइन करना है मिनरल, ओर एंड गैंग। जब लेसन का ओवरव्यू दिया था वहाँ पे मैंने आपको ये कराए थे, मिनरल्स, ओर और गैंग क्या होते हैं, खनिज, अयस्क और गैंग क्या होती हैं। तो देखिए मिनरल क्या है, द कंपाउंड ऑफ मेटल विच अकर इन नेचर आर नोन एज मिनरल। अर्थ क्रस्ट से जो नेचुरली हमें कंपाउंड मिल रहे हैं मेटल के, उसे हम क्या कहेंगे, मिनरल। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से जो हमें नेचुरली कंपाउंड मिल रहे हैं, नेचुरली मेटल के कंपाउंड मिल रहे हैं, उन नेचुरली अकरिंग मेटल कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। नेचर से मिल रहे हैं हमें प्राकृतिक रूप से, हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं है। सेकंड है और, अयस्क क्या होता है, द मिनरल जो हमें अभी ऊपर मिला है ना अर्थक्रस्ट से, अगर हम इससे मेटल को आसानी से निकाल सके इजिली एंड प्रॉफिटेबली, तो यही मिनरल क्या बन जाता है, और बन जाता है। मिनरल में मीन्स मिनरल से अगर आप आसानी से धातु को प्राप्त कर पा रहे हो तो ये मिनरल क्या बन जाता है, और बन जाता है। ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड प्रॉफिटेबली, इसको हम क्या कहेंगे, और कहेंगे, अयस्क कहेंगे। गैंग क्या है, जो आपको मेटल मिला उस मेटल के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, वही इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, गैंग होती हैं। द इम्प्योरिटीज लाइक रॉकी मटेरियल्स, डस्ट, मॉइस्चर एक्सेट्रा प्रेजेंट अलोंग विद द ओर इज कॉल्ड गैंग। जो हमारे पास मेटल मिला है उसके अंदर इम्प्योरिटी है, जैसे कि रॉकी मटेरियल, डस्ट, मॉइस्चर एक्सेट्रा, मतलब नमी, रेत, ये सब क्या है उस मेटल के साथ होता है, जो हमें और मिला हुआ है उस और के साथ होता है, तो वही इम्प्योरिटीज़ को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हिंदी में करते हैं। निम्न पदों की व्याख्या करनी है अब आपको। देखिए, खनिज, अयस्क और गैंग। खनिज क्या होता है, खनिज क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातु अथवा उनके यौगिक विद्यमान हैं। प्रकृति से जो हमें धातु के पदार्थ मिल रहे हैं ना, ऐसे पदार्थ जिसमें धातु हो, प्रकृति से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, खनिज कहते हैं। क्या कहेंगे, खनिज। प्रकृति से मिल रहे हैं जिसमें कि धातु उपस्थित है, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। फिर अयस्क क्या होता है, वे खनिज जिनसे धातु को प्राप्त करना सरल और लाभप्रद है। ऐसे खनिज जिनमें धातु को प्राप्त करना क्या है, आसान है, और आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है, लाभ भी हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे अयस्क। मीन्स यही खनिज अयस्क बन जाएगा अगर इससे आप आसानी से और लाभदायक तरीके से क्या कर रहे हो, अयस्क को, मेटल को प्राप्त कर रहे हो। इसी खनिज से अगर आपको आसानी से धातु प्राप्त हो रही है, आपको फ़ायदा भी हो रहा है, तो यही जो खनिज है वो अयस्क बन जाता है। गैंग क्या है, जो अयस्क होता है ना, और होता है उसके साथ जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे रेत, मिट्टी, कंकड़, ये सब क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। ठीक है, अयस्कों के साथ जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।